हेलो डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर हैनिवेनियन होम्योपैथी के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक रेमेडी डिस्कस करने वाले हैं और ये रेमेडी आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। आपने इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। आज हम इसे दोबारा से पढ़ेंगे, थोड़ी रिवीजन हो जाएगी और इस बीच में अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। ये रेमेडी है एक्टिया रेसिमोसा या इसे सिम्सिफ्यूगा के नाम से भी जाना जाता है। जो आज की डिस्कशन रहेगी वो टू द पॉइंट, जो क्लिनिकल हमारे एक्सपीरियंसेस हैं या जो क्लिनिकली हम इसे इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उसी के ऊपर वही सिम्टम्स जो आपको अपने क्लिनिक पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे वही डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे मेरी लास्ट वीडियोस में भी कहा था कि जब भी आप मेरे किसी भी लेक्चर को सुनते हैं या देखते हैं तो आप दो किताबें अपने पास ज़रूर रखें। एक ये सिनेप्टिक की ऑफ मटीरिया मेडिका बोगर और दूसरी ये बुक एलन्स की नोट, क्योंकि ये दो किताबें आपको आपकी प्रैक्टिस में कामयाब करेंगी। सो चलते हैं आगे हमारी आज की डिस्कशन के तरफ। और सिम्सिफ्यूगा की जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूनिक सिम्टम है वो है इसकी सेंसेशन। और इस सेंसेशन से पहले मैं आपको सिम्सिफ्यूगा का स्फीयर ऑफ एक्शन यानी कि लोकेशन की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। कहाँ कहाँ पर सिम्सिफ्यूगा एक्ट करती है, कहाँ कहाँ पर इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, और जब हमें होम्योपैथिक रेमेडी को सेलेक्ट करना है तो हमें कौन सी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट सिम्सिफ्यूगा का माइंड है, माइंड, और नेक्स्ट है उसका हेडेक, ब्रेन, ऑक्सीपिटल रीजन, वर्टेक्स, नेप, नर्व्स एंड मसल्स। और उसके बाद नर्व्स और मसल में सबसे ज़्यादा जो पार्ट है ये इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल रीजन, आईबॉल, उसके बाद ओवरीज एंड यूट्रस, और उसके बाद है हार्ट। इनके जो मसल्स हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। फिर फीमेल सिम्टम्स जो सिम्सिफ्यूगा में आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो रखते हैं, और फीमेल सिम्टम में सिम्सिफ्यूगा को बहुत आसानी से दिया जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली दिया जाता है। उसके बाद जॉइंट्स, लेफ्ट साइड को ये ज़्यादा कवर करती है, ओवरी, चेस्ट सभी लेफ्ट साइड, और फ्रंट ऑफ द थाई, फ्रंट ऑफ द थाई। मैक्सिमम बुक्स में ये नहीं दिया गया, मगर इन दो किताबों में आपको मिल जाएगा कि इसकी जो लोकेशन है फ्रंट ऑफ द थाईज को भी कवर करती है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी यूनिकनेस की तरफ, क्योंकि कॉमन और अनकॉमन दोनों चीज़ों का आपने एक ही टाइम पर समझना है कि कौन सी चीज़ कॉमन है और कौन सी चीज़ अनकॉमन है। अनकॉमन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि कॉमन चीज़ें आपने सिम्सिफ्यूगा के बारे में बहुत सारी पढ़ी होंगी।
आज हम अनकॉमन पढ़ेंगे और उसके बीच में जो अदर रेमेडीज आएंगी वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे लीडिंग सिम्टम है जो सिम्सिफ्यूगा का, वो है वेविंग सेंसेशन इन द ब्रेन। अगर आप में से कोई भी बंदा समंदर के किनारे गया हो तो वहां पर जब वेव्स उठती हैं, जब पानी की लहरें उठती हैं, उनके पास बैठकर उसको, उसके इफ़ेक्ट्स को समझना और उसको फील करना, इस तरह के करैक्टर आपको सिम्सिफ्यूगा में मिलेंगे। और अगर आपने लहर को उठते देखा है तो सेम कंडीशन में ये जो सिम्टम हैं सिम्सिफ्यूगा में उतार और चढ़ाव के साथ आते हैं। वेवी सेंसेशन। अगर आपको इससे और समझना हो तो एक गुब्बारे में पानी भरिएगा तो उसको हिलाने के बाद उसको फील कीजिएगा। These are waves। और पानी जिस तरह से एक लहर बनकर समंदर में आता है, सेम कंडीशन आपको एक पेशेंट के करैक्टर में मिलेगी। उसी तरह ये जो सिम्टम्स हैं ये सिम्सिफ्यूगा में आते हैं। ये इसका लीडिंग सिम्टम है और ये सिम्टम आपको एक स्पेशल करैक्टर के साथ मिलता है और वो है एपिलेप्सी। मैक्सिमम टाइम एपिलेप्सी में आपको सिम्सिफ्यूगा कभी भी दिमाग में नहीं आती। हम दूसरी दवाइयों की तरफ भागते हैं और जो करैक्टरिस्टिक सिम्टम हैं जिनके जो लीडिंग हैं एपिलेप्सी की, उनकी तरफ जाते हैं। और जो एपिलेप्सी का पेशेंट है वो आपको बताता है कि डॉक्टर साहब जब भी मुझे ये अटैक आने वाला होता है तो मेरे ब्रेन में कुछ खास तरह की सेंसेशन आनी शुरू हो जाती है, जैसे कोई चीज़ जो है वो वेव की तरह, समंदर की लहरों की तरह फील होती है मुझे। अगर ये वेवी सेंसेशन आपको आपका पेशेंट एपिलेप्सी के दौरान बताता है तो आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पेशेंट को सिम्सिफ्यूगा दीजिए, आपका पेशेंट 100% क्योर होगा। और ये केस मैंने अपने टीचर के पास देखा था और सेम सेंसेशन पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी। वेवी सेंसेशन विद एपिलेप्सी। इसे अपनी डायरीज पर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये आपको इनमें नहीं मिलेगा। वेवी सेंसेशन ऑफ द ब्रेन इन एपिलेप्सी, स्पेशली इन एपिलेप्सी। ये हो गया इसका सबसे लीडिंग इम्पोर्टेंट अनकॉमन करैक्टरिस्टिक सिम्टम। क्योंकि एपिलेप्सी का जो मैंने आपके साथ सेशन लिया था तब मैंने आपको बताया था कि जो ऑरा है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है। हाथों से प्रोड्यूस होता है, सिर से प्रोड्यूस होता है, पैरों से प्रोड्यूस होता है, एब्डोमेन से प्रोड्यूस होता है, या जो ऑरा है वो एब्सेंट रहता है। और जिन्होंने वो एपिलेप्सी का सेशन सुना था उनको शायद ये चीज़ें याद होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हेडेक की तरफ। तो मैंने आपके साथ ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि सिम्सिफ्यूगा का मैक्सिमम इफेक्ट्स आपको इस रीजन में मिलेगा, सेरिब्रो स्पाइनल रीजन। और जो सेरिब्रल रीजन में
नेक रीजन में वर्टिब्रा हैं वहां पर। हेडेक रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पेल्विक ऑर्गन, जो हेडेक है वो पेल्विक रीजन के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो पेल्विक रीजन के सिम्टम के साथ भी आपको मिल सकता है, मगर ये जरूरी नहीं है कि पेल्विक सिम्टम नहीं है तो आप सिम्सिफ्यूगा नहीं दे सकते। अगर सिम्टम आपको मिल रहे हैं, चाहे पेल्विक सिम्टम्स नहीं है वहां पर, तो आप सिम्सिफ्यूगा दे सकते हैं। स्पेशली हेडेक इन वर्टिकल और ऑक्सीपिटल रीजन एंड इज अकम्पेन्ड बाय द ग्रेट पेन इन आई बॉल। दर्द यहां पर होता है और आई बॉल दर्द करती हैं। यहां पर एक मेडिसिन शायद आपके दिमाग में आ रही होगी, वो है जेल्सीमियम, जहां पर पेन यहां पर होता है और इसके साथ आई लिड्स जो हैं वो हैवी फील होती हैं। आई लिड्स, फिर ध्यान से सुनिए, आई लिड्स हैवी होती हैं, भारी लगती हैं, और पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी जो ये आंखें हैं वो इतनी दर्द करती हैं, मेरा दिल करता है कि मैं इसे आराम से आंखें बंद करके लेटा जाऊं, मेरा दिल नहीं करता इनको खोलने के लिए, दिल भी नहीं करता है खोलने को। दिस मीन्स कि उसकी जो आई लिड्स हैं वो इतनी हैवी, वो इतना वीक हो चुका है कि अपनी आई लिड्स को भी खोलना नहीं चाहता, वो उसे डिस्टर्ब करती है, क्योंकि आई बॉल अगर आई लिड्स वो खोलेगा तो उसे एक्सर्शन करना पड़ेगा और उस एक्सर्शन से उसको एग्रावेशन होगी। यहां पर ब्राइनिया भी आती है, मगर दोनों में डिफरेंस है। जेल्सीमियम नहीं चाहता है कि उसे कोई डिस्टर्ब करे, पास बैठा रहे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्राइनिया चाहता है कि मेरे नजदीक भी कोई बंदा बैठा नहीं होना चाहिए, इरिटेशन होती है, ट्रबल बढ़ती है, उसको एग्रावेशन होती है। जेल्सीमियम चिली है, ब्राइनिया हॉट है, ये डिफरेंस हो गया। और यहां पर आई बॉल दर्द करती हैं, आई बॉल को अगर वो इस तरह से दबाता है तो उसे रिलीफ मिलता है। बट अगर आई बॉल की मूवमेंट होती है, स्लाइटेस्ट मोशन, एग्रावेशन, उसको उससे एग्रावेशन होती है, बढ़ती है प्रॉब्लम उसकी। उसके साथ सेंसेशन आती है, सेंसेशन एज इफ लिफ्टिंग अप ऑफ स्कल, एज इफ टॉप ऑफ द हेड वुड फ्लाई ऑफ। इतना पेन, इतनी ज्यादा पेन इसको होती है। और एलन की नोट में पेन का करैक्टर बताया गया है जिसे आपको जनरलाइज करना है। और अगर आपके पास एलन की नोट है तो उसको खोलिए, तो वहां पर लिखा है शार्प लंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन इन वेरियस पार्ट, sympathetic with ovarian uterine irritation in uterine region, dart from side to side। यहां सिर्फ यूट्रस के बारे में बात नहीं हो रही, उन्होंने कहा है कि वेरियस पार्ट, वो यूट्रस हो सकता है, वो न्यूरल्जिया हो सकता है, वो हेडेक हो सकता है, वो नेक पेन हो सकता है, मगर उसका करैक्टर क्या है? शार्प लंसिनेटिंग पेन, ऐसा पेन, ऐसा तीखा पेन जो आपको रोने तक मजबूर कर दे। इतना खतरनाक पेन होता है इसमें, इतना ज्यादा पेन होता है। तो इस पेन को अगर जनरलाइज करेंगे तो आपको सिम्सिफ्यूगा का करैक्टरिस्टिक पेन मिलेगा जो आपको हर जगह पर, हर एक पार्ट पर फील होगा। अगर ये पेन मिलता है तो आपको सिम्सिफ्यूगा समझने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। उसके बाद पेन ऐसा कि जैसे सिर फट जाएगा, इतना तीखा पेन होता है। नेक्स्ट जो है वो है सिंकिंग एट एपिगैस्ट्रम व्हेन मीटिंग ए फ्रेंड, is very marked uterine and ovarian pain.
सिंकिंग क्या होता है? अगर हम बात करें, जैसे आपको भूख लगती है, आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, दोपहर 2 बजे आप खाना खाते हैं, किसी वजह से आप नहीं खा पाए, रात के 8 बज गए, 8 बजे तक आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो ये रीजन है ये बिल्कुल खाली है और यहां से कोई चीज जो है वो अंदर की तरफ खींच रही है। सेम सेंसेशन आपको यहां एपिगैस्ट्रियम रीजन में मिलेगी विद यूट्राइन एंड ओवेरियन पेन के साथ। पेशेंट आपको बोलता है कि यूट्रस और ओवरी में प्रॉब्लम है। आपने देखा, आपके पास रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में लेफ्ट साइड इन्वॉल्व है, और वो कहता है कि डॉक्टर साहब जब भी मुझे पेन होता है, जब मुझे दिक्कत आती है तो मेरे यहां पर बहुत ज्यादा खींच पड़ती है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ खाऊं मगर ये जो खींच है वो जाती नहीं है, ऐसा लगता है यहां को खालीपन है, अंदर की तरफ कोई खींच रहा है। सिंकिंग सेंसेशन एट एपिगैस्ट्रम with uterine and ovarian problem, uterine और ovarian pain। और जब आप एब्डोमेन का एग्जामिन करते हैं तो वहां पर आपको टेंडरनेस, और ये टेंडरनेस आप फील करेंगे अगर आपके किसी के चोट लगी हो और चोट लगने के बाद वो एरिया सख्त हो गया हो और आप हाथ लगाकर देखते हैं कि ये पार्ट में स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, और वो पार्ट सख्त हो गया है। वो जो सख्त पार्ट है, जो फीलिंग है वो सख्तनेस की, वो टेंडरनेस है, उससे हम टेंडरनेस बोलते हैं। और ये टेंडरनेस आपको एब्डोमेन में मिलेगी, और जो जब भी आप हाथ लगाएंगे पेन जो है वो एपिगैस्ट्रियम की तरफ से होता हुआ दोनों तरफ जाएगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड। और ये लेफ्ट साइड में आपको मैक्सिमम फील होगा। और ये पेन के साथ अगर एपिगैस्ट्रियम में आपको सिंकिंग सेंसेशन मिलती है तो दिस इज सिम्सिफ्यूगा। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, डॉक्टर लिप्पे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू लिप्पे अ कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशन इज द रिसेंटली डिलीवर्ड यूट्रस बिकम एक्चुअली जैम्ड इन द पेल्विस विद ग्रेट पेन। ये है डिलीवरी, जब फीमेल बेबी को डिलीवर करती है तो उसके बाद यूट्रस जो है वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन पर आना शुरू करता है। जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं आ पाता और जैम हो जाता है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं आ पाता, उस दौरान फीमेल जो है पेन महसूस करे, तो डॉक्टर लिप्पे के अनुसार दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशन ऑफ सिम्सिफ्यूगा। तब ये कैरेक्टरिस्टिक जो इंडिकेशन है सिम्सिफ्यूगा की, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, आपको ये की नोट्स में नहीं मिलेगा, सो आप इसे अपनी डायरी पर अलग से लिख लें। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैक्सिमम टाइम रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिम्सिफ्यूगा नहीं दी जाती है, क्योंकि आपको कॉलेजेस में भी यही पढ़ाया जाता है कि सिम्सिफ्यूगा मीन्स फीमेल रेमेडी और फीमेल रेमेडी मीन्स यूट्राइन प्रॉब्लम। सिम्सिफ्यूगा यहां तक ही सीमित नहीं है। यूट्रस को एक साइड में रखकर अगर आप सिम्सिफ्यूगा को पढ़ेंगे तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं
जिनका इस्तेमाल आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कर सकते हैं। उनमें से एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो की नोट है वो क्या है? इन रेस्पिरेटरी स्फीयर ए ड्राई टीजिंग कफ, ड्राई और टीजिंग कफ, ऐसी खांसी जो आपको पूरी तरह से हिला देती है और वो पूरी तरह से ड्राई है, उसमें कोई एक्सपेक्टोरेशन नहीं है, फुली ड्राई कफ। और ये कब आती है? स्पेशली एट नाइट। यहां पर एक रेमेडी और है, वो है सल्फर। सल्फर में लिखा है कि अगर बच्चा, बूढ़ा, जवान, मेल, फीमेल कोई भी रात को खांसी करता है और खांसी जो है वो सोने के बाद आती है और उस खांसी से आपकी नींद उखड़ जाती है और आप उठ जाते हैं अपनी नींद से, तो दिस इज सल्फर। और ये आपको पेशेंट इसी तरह से बताएगा जिस लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, सेम लैंग्वेज यूज करता है। डॉक्टर साहब मैं सो गया था, नींद में मुझे खांसी आई और खांसी के बाद मेरी आंख खुल गई, तो दिस इज सल्फर, दिस इज सल्फर। और यहां पर क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में खांसी है, ड्राई टीजिंग कफ है जो रात को ही आती है और जैसे ही पेशेंट कुछ बोलने की कोशिश करता है तो ये और बढ़ जाती है। ऑन एवरी अटेम्प्ट टू स्पीक एग्रावेट द कफ, दिस इज समथिंग एल्स, कुछ अलग से है। ड्राई कफ, टीजिंग कफ रात को आती है और कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो ये बढ़ती जाती है। दिस इज सिम्सिफ्यूगा, दिस इज सिम्सिफ्यूगा एंड इज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर। दिस इज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर जो स्पेशली सिम्सिफ्यूगा का करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट रेमेडी है, वो है द सिम्टम्स एग्रावेट एट नाइट। और अगर बोगर में देखेंगे तो उसमें आपको पहले ही कुछ लाइनों में उन्होंने सिम्सिफ्यूगा के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, वो है इसकी मोडेलिटी। मोडेलिटी में लिखा है कि एग्रावेशन सिम्सिफ्यूगा की कब कब है। अगर कोई भी रेमेडी आपको याद रखनी है तो उसकी 4 चीजें हमेशा याद रखिएगा। पहली उसकी जनरल करैक्टरिस्टिक, दूसरा उसकी मोडेलिटी जिसमें एग्रावेशन और एमिलियोरेशन है, तीसरा उसका माइंड। ये 3 चीजें अगर किसी भी रेमेडी की आपको पता है तो आपकी रेमेडी कभी मिस नहीं होगी। तो एग्रावेशन में मेंस्ट्रुएशन एग्रावेट करती है और कब करती है? जब ये मेंस्ट्रुएशन सुप्रेस हो जाए, मेंसेस आए नहीं, प्रॉब्लम बढ़ गई। दूसरा ड्यूरिंग लेबर, तीसरा इमोशंस, चौथा अल्कोहल एंड पांचवा नाइट। सिम्सिफ्यूगा के सिम्टम जो हैं वो रात को बढ़ते हैं और ऐसी कौन सी दवाइयां हैं वो आपको अलग करनी है जिनकी रात को एग्रावेशन होती है। इसमें लैक्सिस प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो जिसका इस्तेमाल होता है वो है लैक्सिस आफ्टर स्लीप एग्रावेशन। बट लैक्सिस और सिम्सिफ्यूगा में बहुत डिफरेंस है। नेक्स्ट इज एयर, डैम्प, कोल्ड, विंड, ड्राफ्ट aggravate the सिम्सिफ्यूगा condition in general, not particular. in general ये चीजें सिम्सिफ्यूगा को अफेक्ट करते हैं। चेंज ऑफ वेदर सिम्सिफ्यूगा को अफेक्ट करता है। हीट है, कोल्ड है,
सिटिंग एग्रेवेट करती है। प्यूबर्टी एंड क्लाइमैक्स पेशेंट को एग्रेवेट करता है। सो रात को इसके सिम्टम बढ़ते हैं, बट इसके ऑपोजिट एक चीज है, वो आपको नोट डाउन करनी है। आपने सारी की सारी सिमसिप योगा पढ़ ली, सभी के सभी जगह पर लिखा है कि पेशेंट को रात को एग्रावेशन होती है, रात को इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बट एक कंडीशन ऐसी है जो रात को ठीक हो जाती है। वो क्या है? वो है मोलर न्यूरल्जिया। मोलर न्यूरल्जिया एमिलियोरेट एट नाइट, वो रात को ठीक हो जाता है। बट जैसे ही वो मोलर न्यूरल्जिया है वो रिड्यूस होता है, मेनिया जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। मेनिया फॉलोइंग डिसअपेरेंस ऑफ न्यूरल्जिया, डर लगना शुरू हो जाता है, चीजें अलग अलग, जो माइंड सिम्टम है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे सिम्टम हैं वो बाहर आते हैं। न्यूरल्जिया जाता है तो माइंड सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद टेनाइटस। टेनाइटस में सिम्सिफ्यूगा। टेनाइटस फ्रॉम इरिटेशन ऑफ ऑडिटरी नर्व, डायरेक्ट और रिफ्लेक्स। चाहे वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गई हो या रिफ्लेक्स सिम्टम आ रहे हो, कहीं और से आ रहे हो। इन्वॉल्वमेंट कहीं और है, बट वहां पर जो ऑडिटरी नर्व है वो इरिटेट हो रही है, उसकी वजह से। सिलरी न्यूरल्जिया, एक्यूट पेन इन आई बॉल और इन टेम्पल्स extending to eyes, so severe especially at night it seemed as if patient would go crazy। इतना भयंकर, मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि जो इसका पेन है वो बहुत तीखा होता है, बहुत ज़्यादा तीखा। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंजेक्शन लगवाया हो, इंजेक्शन को जब लगाया जाता है, जो वो पेन होता है इतना शार्प, इतना तीखा पेन होता है इसमें। नेक्स्ट है एब्डोमन। एब्डोमन में पीरियोडिक कॉलिक पेन। पीरियोडिक कॉलिक पेन एमिलियोरेशन बाय बेंडिंग डबल एंड आफ्टर स्टूल। और यहां पर आपको कोलोसिंथ मिलेगी। कोलोसिंथ में एब्डोमिनल पेन है, उसको आगे की तरफ झुकने से रिलीफ मिलता है, बट कॉजेशन दोनों की डिफरेंट है। कॉजेशन दोनों की बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। और नेक्स्ट रेमेडी जब हम इसको कोलोसिंथ को डिस्कस करेंगे तब ये कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि कोलोसिंथ का जो रीज़न है वो है इंडिग्नेशन, मॉर्टिफिकेशन, बेइज्जती, ये रीज़न है उसको कोलोसिंथ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मगर यहाँ पर एक पीरियोडिकल पेन है, एक टाइम के बाद आता है, बिल्कुल आगे की तरफ झुकने से उसको रिलीफ मिलता है, या स्टूल के बाद उसको रिलीफ मिलता है। हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिकल स्पाज्म एट द टाइम ऑफ मेंसेस, फील स्ट्रेंज, टॉक इनकोहेरेंटली, स्क्रैम्स, ट्राई टू इंजर हिमसेल्फ। तो एपिलेप्टिक कंडीशन है या हिस्टीरिया है। हिस्टीरिया और एपिलेप्सी में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम एपिलेप्टिक स्पाज्म की बात करें तो मेंसेस के दौरान, जब मेंसेस आने वाले होते हैं और नहीं आए, मैंने आपको अभी मोडेलिटी में बताया था
कि जो मेंसेस सुप्रेस हो जाते हैं तब इसकी एग्रावेशन बढ़ती है। मेंसेस आने वाले थे मगर मेंसेस ना आकर उसको एपिलेप्टिक अटैक आ गया, स्पाज्म आ गया, दौरे पड़ने शुरू हो गए, फिट्स आ गए, पीरियड्स नहीं आए। और अगर वहां पर पीरियड्स आ जाते हैं तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए ये एक दूसरे से दिस इज कॉल्ड कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स, एक दूसरे के साथ चलते आ रहे हैं। कॉन्कॉमिटेंट तो नहीं कहेंगे यहां पर, बट ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक नहीं आता तो उसकी जगह दूसरा इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको अच्छा फील नहीं होता, बातें करता है और बहुत बोलता है, इनकोहेरेंटली, बिना स्टॉप बोलता रहता है, स्क्रैम्स, ट्राई टू इंजर हिमसेल्फ। तो ये सिम्टम्स क्या हैं? ये वेवी सिम्टम्स हैं। उसको ये स्ट्रेंज फील कब होता है? जब आपके ब्रेन में कंफ्यूजन होती है, तो ये सिम्टम्स आपको मिलते हैं वहां पे। रूमेटिक और रूमेटिज्म अगर डायाफ्राम का हो जाए, प्लूरोडाइनिया इसको बोलते हैं, सिम्सिफ्यूगा इज द बेस्ट रेमेडी। स्लीप की बात करें, स्लीपलेसनेस, जब नींद नहीं आती और नींद नहीं आती जब, तो ये एक कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब जब मैं लेटता हूं तो मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, फील ही नहीं होते। दिस इज कॉल्ड नम्बनेस। नम्बनेस ऑल ओवर प्रिवेंटिंग स्लीप। पूरी बॉडी में नम्बनेस आनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से उसको नींद नहीं आती। ये भी एक सिम्टम्स है सिम्सिफ्यूगा का। एक्टिया रेसिमोसा और कोलोफाइलम के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम सिमिलर भी हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं। यूट्राइन की बात करें तो एक्टिया रेसिमोसा में कांस्टेंट पेन रहते हैं, वो बढ़ते हैं कम होते हैं, बढ़ते हैं कम होते हैं, मगर कोलोफाइलम में कभी भी कांस्टेंट पेन नहीं रहते। कोलोफाइलम में इंटरमिटेंट पेन रहते हैं, आ गया रुक गया, आ गए रुक गए, आ गए रुक गए। अगर पेन इंटरमिटेंट हैं तो वो कभी भी सिम्सिफ्यूगा नहीं हो सकती इन केस ऑफ यूट्राइन प्रॉब्लम। कांस्टेंट पेन चलता है सिम्सिफ्यूगा में। एक्टिया का जो पेन है, क्रैम्पी पेन इन द ग्रोन स्टिचेस आइदर एज आफ्टर पेन और विद अनडाइलेटेड ऑस। अब ये लेबर की बात है और ड्यूरिंग लेबर भी एग्रेवेशन होती है सिम्सिफ्यूगा को, क्रैम्पी पेन होता है। और ये क्रैम्पी पेन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, मगर होना क्या चाहिए? जो पेन नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरह से पेन जो रहता है सिम्सिफ्यूगा में, क्रैम्पी पेन। बट कोलोफाइलम help when the patient seems so weak she cannot develop labor pain. कोलोफाइलम में जो पेन्स हैं वो पैदा ही नहीं होते। यूट्रस में क्रैम्पी पेन, सिम्सिफ्यूगा पेन बिल्कुल नहीं है तो कोलोफाइलम। और बहुत बार जो डॉक्टर मैंने देखे हैं सिम्सिफ्यूगा और कोलोफाइलम को अल्टरनेट देते हैं। तो अगर ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं तो अल्टरनेट क्यों?
बिल्कुल करेक्टर डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमें समझना क्या होगा, पेन का करेक्टर समझना होगा। एक्टिया रेसिमोसा में जनरल सोरनेस रहती है, टेंडरनेस इन द हाइपोगैस्ट्रियम विद डिस्मेनोरिया, और कोलोफाइलम में इंटरमिटेंट क्रैम्पी पेन रहता है जिसमें हाइपोगैस्ट्रम ब्लैडर चेस्ट विद डिस्मेनोरिया रहता है। एक्टिया रेसिमोसा में डायरिया विद टेनेस्मस रहती है, कोलोफाइलम में डायरिया है जो पेनलेस है, उसमें कोई पेन नहीं है। रिमेटिज्म में बेली ऑफ द मसल इन्वॉल्व रहती है, मेटास्टेसिस हार्ट की तरफ जाता है। अगर वो जो बेली ऑफ द मसल का जो रिमेटिज्म है वो सुप्रेस होता है तो वो हार्ट की तरफ जाता है, मगर कोलोफाइलम में हमेशा ही छोटे जॉइंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। एक्टिया पेपुलर इरप्शंस के लिए दी जाती है, कोलोफाइलम मोथ स्पॉट के लिए। ब्लैक मैंने आपको एक पिक्चर भी सेंड की थी, मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा वो पिक्चर। पेप्यूल्स और मोथ स्पॉट, ये आप अपने जब मेरा लेक्चर ख़त्म होगा तो आप इसको ढूंढिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, मोथ स्पॉट और पेप्यूलर इरप्शंस। उसके बाद है एक्टिया रेसिमोसा और सिफ्लाइनम। परप्यूलर मेनिया आपको मिलता है सिम्सिफ्यूगा में। उसको लगता है कि ऐसे मैं पागल हो रही हूँ और वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। मगर दूसरी तरफ अगर सिफ्लाइनम की तरफ जाते हैं तो सिफ्लाइनम में टेरिबल ड्रीड ऑफ नाइट ऑन अकाउंट ऑफ मेंटल फिजिकल एग्जॉशन ऑन अवेकिंग। It is intolerable, death is preferable, and fear the terrific suffering from exhaustions on awaking. सपने में ड्रीम्स आते हैं, बहुत डरावने ड्रीम्स आते हैं और इतने डरावने कि उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं, थका देते हैं बिल्कुल। तो उसके बाद एक और करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, वो है एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग, अदर वॉयलेंट मस्कुलर एक्सर्शन। और इसमें जो लोग जिम जाते हैं, जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद जब जो मसल हैं वो पेन करना शुरू कर देते हैं और वो पेन किसी भी वजह से जाता नहीं है, तो वहाँ पर आप सिम्सिफ्यूगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पेन जो है वो एकदम से आता है और एक जॉइंट से दूसरी जॉइंट की तरफ जाता है, मगर जब आप वॉयलेंट एक्सर्शन करते हैं, मस्कुलर एक्सर्शन करते हैं, तब भी ये पेन कांस्टेंट और एक खास शार्प पेन रहता है। तब आप सिम्सिफ्यूगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको एग्रेवेशन रहती है, जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और गर्म अगर अपने आप को रखता है अगर, तो इससे आराम मिलता है, ओपन एयर से आराम है, प्रेशर से, कंटिन्यू मोशन से, ईटिंग से इसको रिलीफ है। ये कुछ खास करैक्टर हैं जो एक्टिया रेसिमोसा के हैं। कुछ चीज़ें और रह गई हैं जो डिफरेंस है एक्टिया रेसिमोसा का दूसरी दवाइयों से, और एक स्पाइनल इरिटेशन है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट जब भी मैं लाइव आऊँगा तब मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूँगा। और ये जो लेक्चर है आपको फेसबुक पर नहीं मिलेगा, आपको ये लेक्चर यूट्यूब पर देखना होगा। अगर आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो अगर आपने अभी नोट कर लिए हैं तो शायद देखने की ज़रूरत ना पड़े, मगर आप अगर इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर देखना होगा। सो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। थैंक यू सो मच।